हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। स्टूडेंट्स, ज्ञान की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी और संस्कृत विषय दोनों में ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि लेकर के आ रहे हैं। और ये इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। हिंदी में भी संधि आती है जो संस्कृत का एक चैप्टर है, और संस्कृत विषय में भी संधि आती है, और दोनों ही विषय के विद्यार्थियों को इससे लाभ होगा। तो ये देखिए, संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब है मेल या जोड़। जैसे दूसरे देशों में संधियां होती हैं, उसी प्रकार ये संधि है। तो ये साहित्यिक रूप में आप इसका देखेंगे अर्थ, जब दो शब्द पास पास आते हैं और तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण अथवा दोनों में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि परिवर्तन हो लेकिन अर्थ में परिवर्तन ना हो तो उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिम मेरे बर्फ का, आलय मेरे भंडार। तो इसमें हिम प्लस आलय में आ प्लस आ बराबर आ, हिमालय शब्द बना। और संधि जो है तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र, जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उनमें जो शुरू के 4 सूत्र हैं उसमें स्वर संधि है। 4 सूत्र है: ए, यूण, रीलिक, एओं, अयोच। तो अ से लेकर के च तक अच संधि, स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। तो स्वर संधि की जो परिभाषा है, जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि स्वर से मिलता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी। तो विद्या में बच्चों आ है और अर्थी में अ है, तो आ प्लस अ बराबर आ, विद्यार्थी शब्द बना। तो इन दोनों में ही स्वर आया है। विद्या में आ की ध्वनि बाद में आ रही है और अर्थी, इन दोनों में ही स्वर है। क्योंकि व्यंजन जो है वो स्वतंत्र नहीं होते, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और फिर है हल संधि। हल संधि इसलिए बोलते हैं कि हयवरट, जो माहेश्वर सूत्र का 5वां जो सूत्र है और जो लास्ट में 14वां सूत्र है हल, तो उसका ह और ला मिलकर हल संधि हो गई। जो उसके बीच में जितने भी वर्ण हैं वो सब हल संधि में आते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन दूसरे शब्द के आदि व्यंजन या स्वर से मिलता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस ईश है, तो वाक प्लस ईश है, इसमें देखिए यहां हलंत लगा हुआ है कै में। तो जब हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब है आधा क। और ईश है तो का को ये ग बन गया है, वागीश है, शब्द हो गया है। तो अब यह है नंबर 3 है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि यह है जब व्यंजन का विसर्ग में या विसर्ग का व्यंजन में परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे छात्र है प्लस तिष्ठति, तो जो इस तरह दो बिंदु होते हैं इनको विसर्ग बोलते हैं। तो छात्र है प्लस तिष्ठति का छात्रस तिष्ठति हो गया, तो विसर्ग का ये स बन गया है, व्यंजन आ गया है, तो ये विसर्ग संधि होगी। तो इस प्रकार संधि के 3 भेद हुए: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो सबसे पहले स्वर संधि लेंगे। स्वर संधि में सबसे पहले है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अ का सवर्णी दीर्घ है। इसको जब हम पढ़ेंगे तो जैसे ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री, री के बाद ह्रस्व मैंने छोटा जिसमें 1 मात्रा होती है और दीर्घ मैंने 2 मात्रा वाला। तो यहाँ कोई सा भी स्वर हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री, री के समान स्वर आए तो क्रमशः आ, ई, उ, री, री हो जाता है।
तो बच्चों री का जो दीर्घ रूप है री माना जाता है। तो अकहा का मतलब है अ ई उ री री ये शब्द आएंगे। सवर्ण मैंने समान वर्ण होने पर, समान वर्ण का अर्थ है कि अ के साथ अ या आ आएगा, ई के साथ ई या ई आएगा और उसके बाद उनको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा, जिसमें दो मात्रा होती है। तो जैसे स प्लस अक्षर है तो इसमें स में अ है, अ प्लस अ बराबर आ हो गया है, ये दीर्घ हो गया है। और देखो इसमें समान स्वर आया है, सिर्फ दीर्घ संधि में समान स्वर आएंगे और संधि में समान स्वर नहीं आएंगे। तो ये इसमें अ प्लस अ बराबर आ साक्षर है शब्द हो गया है। और जिस प्रकार पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तक में अ है अंतिम वर्ण और इसमें आलय में आ है प्रथम वर्ण, तो अ प्लस आ बराबर आ पुस्तकालय शब्द बन गया। रवि प्लस इंद्र है, ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई हो गया है, रविंद्र है शब्द है। भानु प्लस उदय, उ प्लस उ बराबर दीर्घु भानुदय शब्द हुआ। पितृ प्लस ऋणम, री प्लस री बराबर रीरी पितृणम होगा जो हम इसकी उच्चारण करेंगे। तो ये देखिए कि जितने भी इस तरह के शब्द होंगे, पुस्तकालय, हिमालय, देवालय, शिवालय, इन सब में दीर्घ संधि होगी। और जैसे रविंद्र, कविंद्र, नदीश, महेश, इन सब में भी दीर्घ संधि होगी। और विद्यार्थी, शिक्षार्थी, सेवार्थी, धर्मार्थी, यानी कि जिसमें दीर्घ आएगा, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ या रीरी, तो ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण होंगे। अब इसके बाद है गुण संधि। इसका सूत्र है आगुण है। तो आगुण है जब अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो पहला स्वर अ या आ होना चाहिए, उसके बाद यदि अ या आ के बाद ई आएगा तो उसको ए हो जाएगा परिवर्तन होकर के। यदि ए या आ के बाद उ आया तो उसको ओ हो जाएगा, और ए या आ के बाद री आया तो उसको अर हो जाएगा, ए या आ के बाद री आया तो उसको अल हो जाएगा। तो जैसे देखिए कि गण प्लस ईश है, तो गण में अ है, आ प्लस ई बराबर ए हो गया है, गणेश है शब्द बन गया है। फिर है पर प्लस उपकार है, ए प्लस उ, पर में अ आया है और उ आया है, तो अ प्लस उ बराबर ओ, परोपकार है शब्द हो गया। महा प्लस ऋषि, तो आ प्लस री बराबर अर हो गया, महर्षि। तब प्लस लिरिकार है, आ प्लस लिरी, तब लकार है शब्द बन गया। इसी प्रकार महा प्लस ईश है, महेश, आ प्लस ई बराबर ए। तो एक बात और ध्यान रखिए कि गुण संधि में ए और ओ वाले जितने भी मात्रा वाले शब्द होंगे वो सब गुण संधि के उदाहरण होंगे। जैसे नरेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, इस प्रकार के शब्द हैं। गणेश, नरेश, महेश, दिनेश, परोपकार हो गया जैसे। तो ओ वाले महोदय, इस प्रकार के शब्द महर्षि, देवर्षि, सप्तऋषि, ये भी गुण संधि के उदाहरण हैं। तो अब देखिए यण संधि। और एक और चीज में ध्यान रखिए कि कई बार वो सूत्र पूछ लेता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, इस प्रकार से आते हैं कि मान लीजिए उसने दीर्घ संधि का सूत्र दे दिया, 4 आपको ऑप्शन दे दिए। तो एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और भी संधि है, जब सूत्र आएंगे तो उनसे संधियों से संबंधित भी शब्द होगा बीच में, तो उसकी एक आसान सी पहचान है। जैसे दीर्घ संधि में सूत्र है ए के सवर्ण दीर्घ, इसमें दीर्घ शब्द है। गुण संधि का सूत्र है आद्गुण, इसमें गुण शब्द है। तो गुण संधि और एक वृद्धि संधि है इसके बाद आएगी। तो गुण संधि की पहचान ए और ओ की मात्रा होगी, वृद्धि संधि में ऐ और औ की मात्रा होगी। फिर है यण संधि, इसका सूत्र है इको यण ची। देखो इसमें भी यण शब्द आया है, इक को यण हो जाता है। इक में वर्ण आते हैं यदि ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व में मैंने बताया आपको एक मात्रा होगी, दीर्घ में 2 मात्रा होगी। तो ह्रस्व या दीर्घ यानी कि कोई भी वर्ण हो, ई उ री ली के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर य व र ल हो जाए। इक को यण हो जाता है। इक में 4 वर्ण आते हैं, ई उ री ली, और उसको यण में 4 वर्ण आते हैं, य व र ल। तो इनको ये हो जाता है
जैसे उदाहरण देखेंगे, इति प्लस अपि, तो ई प्लस ए बराबर य, इत्यपि शब्द बना। सु प्लस आगतम, उ प्लस आ बराबर वा, स्वागतम। तो इसमें से जब स में से उ हटा तो ये आधा से हो गया है, और इसमें यहां हमने यहां दे रखा है कि ये हलंत वाले वर्ण दे रखे हैं, ये आधे वर्ण, लेकिन क्योंकि इसमें जब स्वर मिल गया तो ये पूरे हो गए हैं, फिर इसमें हलंत नहीं लगेगा। तो स्वागतम शब्द हो गया, पितृ प्लस आज्ञा, तो री प्लस आ बराबर रा, पितृ आज्ञा शब्द हो गया। लिरी प्लस अकार है, लिरी प्लस ए बराबर ले, लकार शब्द बन गया है। ऐसे ही और उदाहरण होंगे, जिस प्रकार से स्वागतम जैसे है, ऐसे ही मध्वरी शब्द है, ये भी इसी संधि का उदाहरण होगा। पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, लिरिकार या लाकृति, इस प्रकार के शब्द हो जाएंगे। तो अब है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रिचि। तो वृद्धि रिचि में भी देखो वृद्धि शब्द आया है, एज, एज में ए आई ओ औ 4 वर्ण आएंगे इसमें। तो यदि ए या आ के बाद ए या आई आए तो उनके स्थान पर आई हो जाएगा। यदि ए या आ के बाद ओ या औ आए तो उनके स्थान पर औ हो जाएगा। अब ये वृद्धि संधि, वृद्धि में 2 मात्रा होंगी, गुण में 1 मात्रा होगी, जैसे ह्रस्व और दीर्घ होता है। तो इसमें ए या आ के बाद ए या आई आया, तो जैसे सदा, सदा आ है, आ प्लस ए बराबर आई हो गया, सदैव शब्द आ गया। ऐसे ही परम प्लस औषधि, ए प्लस औ बराबर औ परम औषधि। इस प्रकार से और भी उदाहरण हो सकते हैं। तथेव, तथा प्लस एव तथेव, ममेव, मम प्लस एव ममेव, वनौषधि, वन प्लस औषधि, वनौषधि। यानी कि वृद्धि संधि में आप ये ध्यान रखेंगे कि आई और औ की मात्रा आएगी, गुण संधि में ए और ओ की मात्रा आएगी। व्यंजन संधि में है ये जशत्व संधि, नंबर 3री संधि है व्यंजन संधि की, जशत्व संधि। इसका सूत्र है झलाम जशोन्ते, अर्थात यदि झल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार में ये वर्ण है य, वे, रे, ले, अण, य, न, मैं, इनको छोड़ करके शेष व्यंजन यानी कि जो भी व्यंजन हो उनको में से किसी भी व्यंजन के बाद झष यानी कि किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण, अर्थात ग, ज, ड, द और श, घ, झ, ढ, ध, भ में से कोई भी आए तो पूर्ववर्ती व्यंजन झल के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे वाक प्लस ईश है, तो जो क है इसी का तीसरा वर्ण ग हो गया है, इसको क को तीसरे वर्ण में परिवर्तित कर दिया तो शब्द बन गया वागीश है। ऐसे ही जगत प्लस ईश है, तो यहाँ तय का जो है जय में परिवर्तित हो गया है, जगत प्लस ईश है, तो त को ज में परिवर्तित हुआ, जगदीश है शब्द बना है। और फिर है लब्ध है, तो भय को इसमें ब में परिवर्तित हो गया, प फ ब भमा, तो यहाँ तीसरा वर्ण हो गया यह है, तो लब्ध है बन गया है, भा का वर्ण परिवर्तित हो गया, बै में परिवर्तित हो गया, लब्ध शब्द बन गया। षटान, षट प्लस आनंद, तो षट टै को डै में परिवर्तित हो गया, षडानंद बन गया है। फिर है अनुस्वार संधि, अनुस्वार का सूत्र है मो अनुस्वार है, तो यानी कि पदांत म के बाद कोई भी व्यंजन आए, यानी कि पद के अंत में यदि म हो उसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार बोलते हैं बिंदी को। तो जैसे हरिम बंदे है, तो यहाँ म है, इस पद के अंत में म है, तो इसको म को जो है ये अनुस्वार हो गया है, हरिम बंदे हो गया है, उच्चारण वही रहा लेकिन इसको म को अनुस्वार यानी कि बिंदी बन गई है इसकी। ऐसे ही सम प्लस हार है, तो संघार शब्द बन गया है, और त्वम प्लस वदामी, त्वम वदामी बन गया है। फिर है पर स्वर्ण संधि, यानी कि संधि समझ में आएगी कि मैं को अनुस्वार हो जाती है, यानी कि पद के अंत में यदि मां है तो उसको अनुस्वार यानी कि बिंदी हो जाएगी। फिर है परस्वर्ण संधि, सूत्र है अनुस्वार से यही परस्वर्ण, अर्थात अनुस्वार से परे यदि यही प्रत्याहार का वर्ण, कौन कौन से वर्ण होंगे इसमें, श, श, स और ह, 4 वर्ण होंगे, को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो तो अनुस्वार के स्थान पर
पर स्वर्ण, अग्रिम वर्ण का स्वर्ण यानी कि उसी के समान वर्ण या वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाएगा। जैसे शाम प्लस तय है, तो यहाँ जो है इसी का पांचवा वर्ण आ गया है, ता का पांचवा वर्ण ना आ गया है, तो शांतः हो गया है। यानी कि यहाँ मां होने के बाद तो जो है इसका यहाँ ता का पांचवा वर्ण ना आ गया है। ऐसे ही गम प्लस गा, तो यहाँ गंगा आ गया है, यानी कि गा का पांचवा वर्ण यह है, तो ये गंगा शब्द बन गया है। अब है लत्व संधि, इसका सूत्र है तोरली, यानी कि त को ल हो जाता है। मोटी सी बात है कि त को ल हो जाता है, तवर के बाद ल हो तो तवर्ग के स्थान पर ल हो जाता है। किंतु यदि ना के बाद ल आए, यानी कि अगर ना आए पद के अंत में और उसके बाद दूसरा जो पद है उसमें अगर ल आए तो उसको ना को अनुस्वार हो जाएगा, अनुनासिक लगान हो जाएगा। तो उत प्लस लेख है, तो तय को ल हो गया, उल्लेख है शब्द बन गया। तत् प्लस लीन है, तय को ल है हो गया, तल्लीन है शब्द बन गया। विद्वान प्लस लिखति, अब यहाँ मैंने बताया था कि पद के अंत में यदि न आया तो इस न को ये अनुनासिक लय हो गया है, ये बिंदी आ गई है इसमें, विद्वान लिखति। फिर है चतुर संधि, इसका सूत्र है खरीचे, इसमें झल प्रत्याहार के वर्ण यानी कि जो ये वर्ण है या व र ल व ढ या अण न म के अतिरिक्त अन्य व्यंजन, दूसरे जो व्यंजन है अर्थात चर प्रत्याहार वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प में बदल जाते हैं। तो इसमें जैसे विपत काल है, तो विपत काल है जो है द है, तो इसमें इसका तीसरा वर्ण है, ये प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो गया, त बन गया, विपत काल हो गया, यानी कि द को जो है त में परिवर्तित हो गया है, प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो गया, तीसरा वर्ण है, वर्ग का तीसरा वर्ण प्रथम वर्ण में परिवर्तित हुआ। उद प्लस कीर्ण है, तो यहाँ भी द को त में परिवर्तित, उत्कीर्ण है। उद प्लस सहा, ये भी तय में परिवर्तित उत्साह शब्द हो गया है, अर्थात द को त में परिवर्तन हो गया है। तो ये व्यंजन स्वर और व्यंजन संधि समाप्त हो गई है आपकी। अब अगली संधि है नंबर 5 स्वर संधि में अयादि संधि। तो अयादि संधि का सूत्र है एचो अय वायवय। तो एच में वर्ण होते हैं, एच के में 4 वर्ण होंगे, ए ओ आई औ, 4 वर्ण होंगे एच को। एच में जो के बाद यदि कोई स्वर आए, यानी कि ए के बाद यदि कोई भी स्वर आएगा तो उसको अय हो जाएगा, और यदि ओ के बाद कोई स्वर आया उसको अव हो जाएगा, आई के बाद कोई स्वर आया तो उसको आय हो जाएगा, और औ के बाद कोई स्वर आया तो उसको आव हो जाएगा। तो जैसे ने प्लस अनम, तो ने में ए की ध्वनि आई, ए आ रहा है बाद में, तो ए के बाद स्वर आया अ आया, तो इसमें अय हो गया, शब्द बन गया नयनम। ऐसे ही शयनम चयनम ये शब्द है। फिर है पो प्लस अन, तो ओ के बाद अ स्वर आया है तो इसमें अव बन गया, इसका शब्द बन गया पौन है। फिर है शय प्लस अकह, आई प्लस ए अ बराबर आय हो गया, शाय का शब्द है। ऐसे ही नई प्लस अकह हो गया तो नायक हो जाएगा। फिर है पौ प्लस अकह, तो औ प्लस ए बराबर आओ, यानी कि औ के बाद कोई स्वर आया तो उसको आओ हो गया, पाव के शब्द बन गया। तो अयादि संधि में जब सूत्र आया तो अय शब्द भी आया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यदि सूत्र भी आ जाते हैं छांटने के लिए ऑब्जेक्टिव में तो आप इस प्रकार से उसको छांट सकते हैं। फिर है अगली पूर्व रूप संधि, इसका सूत्र है एक पदांता गति, अर्थात किसी पद विभक्ति युक्त शब्द के अंत में यदि ए या ओ आए तो उसके बाद अर्थात दूसरे पद के आरंभ में अ आए तो अ का लोप हो जाता है, लोप में गायब हो जाता है अ, और उसके सूचक रूप में अ का चिन्ह ये एस की तरह लिखा जाता है। इसका उच्चारण अ ही होता है लेकिन इसको लिखा एस की तरह जाता है, जैसे अंग्रेजी में एस लिखते हैं। तो जैसे हरे है तो ये विभक्ति के अंत में ए आया है, इसके बाद ये अ आया तो इसका अ का लोप हो गया, ये इसमें ये वाला चिन्ह आ गया, इसकी जगह हरे शब्द बोला जाएगा। ऐसे ही विष्णु शब्द है, विष्णु के अंत में ओ आया है, ओ के बाद यहाँ अ आया तो इस अ का लोप होकर के ये शब्द बन गया विष्णु।
फिर है पररूप संधि, इसका सूत्र है एंगी पररूपम। तो एंगी, इसमें भी यही सूत्र है, मैंने आपको बताया था कि 4 सूत्र चलेंगे पूरी स्वर संधि में, माहेश्वर सूत्रों में से। तो इसके अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से आरंभ होने वाले एंग में 2 ही वर्ण आएंगे, ए और ओ। तो धातु आए तो दोनों के स्थान पर ए या ओ हो जाता है। जैसे प्रा, प्रा में अ है उच्चारण, इसके बाद ए आया है, तो ये प्रा का ए जो ए है ये यहाँ आ जाएगा, प्रेजते शब्द बन जाएगा। ऐसे ही उप, उप में अ है अंत में और यहाँ ओ है। यदि ओ आ गया यहाँ पर तो ए या ओ आता है तो उसको ए या ओ हो जाता है, तो इसको भी उप, ये ओ जो है यहाँ आ जाएगा, उपोषित शब्द बन जाएगा। फिर है, ये तो स्वर संधि पूरी हो गई। अब है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में सबसे पहले संधि है शचुत्व संधि। शचुत्व संधि, इसको शचुनाश्रु सूत्र है, यानी कि मोटे शब्दों में समझ लीजिए कि स को जो है, स को श हो जाएगा, स का श हो जाएगा और तय का च हो जाएगा। ये मोटे शब्दों में ये समझ लीजिए। जैसे सकार, ये स या तवर्ग, तवर्ग में 5 वर्ण आते हैं, त थ द ध न के बाद शकार यानी कि श आई, ये बड़ा श आई, तो यह चवर्ग, चवर्ग में 5 वर्ण है, च छ ज झ य आता है, तो सकार का यानी कि इस स का ये श हो जाएगा। और तवर्ग यानी कि तवर्ग में जो 5 वर्ण हैं, यदि उनके साथ दूसरे वर्ण आएंगे तो उनको च वर्ग हो जाएगा। यानी कि त आया तो उसको जैसे त थ द ध न है, ऐसे ही त के बाद उसका जो चेंज होगा वो च होगा, थ का वो होगा छ होगा, इस प्रकार से चेंज होंगे। तो तय थे देने के स्थान पे च छ जय हो जाता है। जैसे हरिश शेते, तो ये स आया है, इस स को ये श हो जाएगा, इसका हो गया हरिश शेते। ऐसे ही रामस चिनोती, स को श हो गया है, रामस चिनोती। सतचित, या तय को च में बदल देंगे तो ये हो गया सचित। उच्चारणम, तो तय को च हो गया, उच्चारणम शब्द है। ऐसे ही सज्जन शब्द भी इसी का सत प्लस जन हो जाएगा, तो सज्जन शब्द भी इसी संधि का उदाहरण है। फिर है शटुत्व संधि, इसका सूत्र है ष्टुनाष्टु, यानी कि शटुनाष्टु सूत्र है, यानी कि इसमें श को जो सकार या तवर्ग आएगा श, ये षटकोण वाला श है, यह टवर्ग, टवर्ग में 5 वर्ण आए हैं, टा ठा ड ढ ण आए तो सकार स के स्थान पर ये श हो जाएगा, षटकोण वाला श, और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाएंगे। यानी कि इसमें मोटी चीज ये है कि इस स को, ये जो छोटा स है, इसको ये षटकोण वाला श में परिवर्तित हो जाएगा और तय का ट बन जाएगा। तो रामस षष्ठे, तो इसको स को श हो गया, रामस षष्ठे हो गया। और रामस टीकते, तो यहाँ स को श हो गया, तो रामस टीकते। तत् टीका तय को ट में परिवर्तित हो गया, तट टीका हो गया। तो इन 2 संधि में मेन चीज यही है कि शचुत्व संधि में स को श हो गया शलजम वाला, और शटुत्व संधि में स को श हो गया षटकोण वाला।